आ गया। चलिए, सो गुड इवनिंग एवरीवन। इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है। चलिए, ऑडियो वीडियो इज क्लियर। तो हम कहा क्या कर रहे थे? सॉइल मैकेनिक्स चल रही थी। वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉम्पैक्शन। हम बात कर रहे थे कॉम्पैक्शन की। एक्स्ट्रा क्लास ले लो, और कितनी एक्स्ट्रा क्लास ले लो? एक दिन में 4 क्लासें हो रही हैं, उसके बाद भी एक्स्ट्रा क्लास ले लो। इतनी तो पैसे देके नहीं देते वो क्लास आपको जितनी फ्री में ले रहे हो। इसके बाद भी एक्स्ट्रा क्लास चाहिए? 4-4 घंटे तो क्लास ले रहे हो एक दिन में। चलिए, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉम्पैक्शन। डिस्कशन हो रही है कॉम्पैक्शन की। तो कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है वो आपको बता दिया था। द बेसिक मीनिंग ऑफ कॉम्पैक्शन इज टू आर्टिफिशियली रीअरेंज द सॉइल पार्टिकल्स एंड टू ब्रिंग देम इनटू क्लोजर स्टेट ऑफ कॉन्टैक्ट सो दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल्स आर मॉडिफाइड। कौन कौन सी प्रॉपर्टी मॉडिफाई हुई थी? वॉइड रेशियो, देन परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, स्टेबिलिटी, शेयर स्ट्रेंथ, ऑल दीज प्रॉपर्टीज वर मॉडिफाइड। ये सारी प्रॉपर्टीज मॉडिफाई हो गई थी। सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज वर बीइंग मॉडिफाइड। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो सॉइल के कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सॉइल के जो कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम रिपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर ड्राई डेंसिटी। तो सॉइल के जो कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम ड्राई डेंसिटी के टर्म में रिपोर्ट करते हैं। ये जानकारी भी हमने डिस्कस कर ली थी। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि सॉइल के कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालने के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वी परफॉर्म द टेस्ट इन द लेबोरेटरी। परफॉर्म द टेस्ट इन द लेबोरेटरी, 4 तरह के टेस्ट बताए थे आपको। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, इसी के करस्पॉन्डिंग IS 2720 लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, देन मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, इसी के करस्पॉन्डिंग हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट IS 2720। तो अगर आपको हैवी कॉम्पैक्शन इंड्यूस करना है फील्ड में सॉइल के ऊपर तो हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट या स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की जगह मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। अगर आपको लाइट कॉम्पैक्शन इंड्यूस करना है फील्ड में तो हमारे पास लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट है या स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है। इन सारे टेस्टों में थोड़े बहुत वेरिएशंस है हमारे पास, फ्यू वेरिएशंस वर देयर। इस टेस्ट का रिजल्ट क्या निकल के आता है? जो भी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए, इस टेस्ट का रिजल्ट क्या था? इस टेस्ट का रिजल्ट था हमारे पास नंबर ऑफ वाटर कंटेंट थे और नंबर ऑफ ड्राई डेंसिटी थी। So number of water content and number of dry density of the soil were being observed. तो हमारे पास ये रिलेशनशिप निकल के आई थी। फॉर अ पर्टिकुलर वाटर कंटेंट वी हैव फाउंड द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट इन द लेबोरेटरी। चारों में से कोई सा भी टेस्ट परफॉर्म करो। तो यहाँ तक की एनालिसिस हमने कर ली थी। अब टिल हियर द एनालिसिस वाज बीइंग डिस्कस्ड। OMC अभी नहीं बताया आपको मैंने। What is OMC that we have not discussed? What is maximum dry density that is not discussed? अभी तक बस टेस्ट की जानकारी हुई थी। कल भी क्लास नहीं हो पाई, बीच में क्लास अटक गई थी। तो आज इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी भी उन 4 टेस्टों के बारे में इंफॉर्मेशन बची हुई है। स्टिल द इंफॉर्मेशन इज लेस लेफ्ट रिगार्डिंग दोस 4 टेस्ट। अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बची हुई है इसको कल मैंने लिख दिया था, पर फिर से क्योंकि कुछ लोग क्लास नहीं कर पाए थे या क्लास बीच में रुक गई थी। क्या नोट लिखा था हमने? हमने ये लिखा था कि कॉम्पैक्शन एनर्जी प्रोवाइडेड, तो कॉम्पैक्शन एनर्जी प्रोवाइडेड इन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, compaction energy provided in standard Proctor test is 595 kilojoule per meter cube and in ये क्या हो गया इसको so and in modified Proctor test and in modified Proctor test and in modified Proctor test it is approximately modified Proctor test it is 27 और 2674 किलोजूल पर मीटर क्यूब। राउंड ऑफ करके मैं 2700 लिख रहा था, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू ही लिख ली।
2674 किलो जूल पर मीटर क्यूब, राउंड ऑफ करके आप 2700 ले सकते हो। तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो होती है अप्रोक्सीमेटली 595 किलो जूल पर मीटर क्यूब। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सॉइल के कॉम्पेक्शन के लिए, इट इज 2674 किलो जूल पर मीटर क्यूब। अब ये मत बोलना हैंग हो रहा है। राइट साइड में कट हो रहा है, हाँ ये चीज मैं सही कर दूंगा। राइट साइड में कट हो रहा है, सही कर दूंगा, ये मत बोलने लग जाना हैंग हो रहा है। हैंग वैंग तो नहीं हो रहा ना? हम्म, सर हुआ था हैंग, ये देखो अब हैंग होने लग गया। कहाँ गया? चलो अब कट नहीं होगा, वो एडजस्ट कर दिया मैंने। सर हैंग हो रहा है, ये आ गया अरविंद शर्मा, हैंग हो रहा है। नो सर, नो हैंग। चलो अब स्क्रीन ठीक है, अब ओरिएंटेशन ठीक है स्क्रीन की? हाँ सही है। अब चलो आगे बढ़ो, डिस्टर्ब मत करो, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, 2 क्लासें नहीं हुई है पिछली। सो हाँ, डिस्कशन का प्रोवाइडेड इन केस ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट इज 595 किलो जूल पर मीटर क्यूब। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में एनर्जी है 2674 किलो जूल पर मीटर क्यूब। लेट अस सपोज अब मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी है, लेट अस सपोज अब मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी है लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट में और हैवी कॉम्पेक्शन टेस्ट में। सो इसको मैं नोट 1 के फॉर्म में, अब नोट 2 के फॉर्म में रेफर कर रहा हूँ। सो एनर्जी प्रोवाइडेड in light compaction test, energy provided in light compaction test, so energy provided in light compaction test। अब मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी है जो लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट में प्रोवाइड करी। कल डिस्कस किया था इसको हमने, कल हमने डिस्कस क्या किया था, हम कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हम हैमर को लिफ्ट करते हैं और ड्रॉप कर देते हैं सॉइल के सैंपल के ऊपर। तो इसका अंदर जब हैमर को लिफ्ट किया जाता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और वही एनर्जी हम इम्पार्ट करते हैं किसको, सॉइल को। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट में कितनी एनर्जी इम्पार्ट करी हमने सॉइल को, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी है, पर ये आएगी एक ड्रॉप के अंदर, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, नंबर ऑफ ड्रॉप से, कितनी बार आपने हैमर को ड्रॉप किया सॉइल के सैंपल के ऊपर। एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, सो डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल। इन लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट व्हाट वाज द मास ऑफ द हैमर, लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट में हैमर की मास कितनी थी, in light compaction test what was the mass of the hammer, लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट में हैमर का मास कितना है, गायब हो गए सब। in light compaction test the mass of the hammer was 2.6 kg, so 2.6 kg multiplied by g 9.81। हाइट ऑफ लिफ्ट, कितनी हाइट से लिफ्ट किया था, हाइट ऑफ द लिफ्ट 310, सो 0.31 मीटर, तो 2.6 kg था, so it was 2.6 kg। so height of the lift 310 सेंटीमीटर मीन्स 0.31 मीटर्स। अब हमने तीन लेयर में उसको कॉम्पैक्ट किया था, इन 3 लेयर्स इट वाज कॉम्पैक्टेड। हर लेयर को 25 ब्लो दिए थे, हर लेयर को 25 ब्लो दिए थे, तो टोटल कितने ब्लोज हो गए, टोटल हाउ मेनी ब्लोज, हमने 3 लेयर में कॉम्पैक्ट किया था और हर लेयर को 25 ब्लो दिए थे, 3 लेयर में कॉम्पैक्शन हुई थी, हर लेयर को 25 ब्लो दिए थे, टोटल कितने ब्लो हो गए, टोटल ब्लो हो गए 25 इंटू 3, 25 इंटू 3। वॉल्यूम कितना था मोल्ड का, व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर क्यूब में, सो क्यूबिक सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर क्यूब में। कैलकुलेट कर लो कितनी आ रही है,
कैलकुलेट हरमनदीप, रोशन कैलकुलेट करो वैसे। सो दिस इज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय अस इन लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट। हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट के अंदर। सो सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट व्हाट द एनर्जी कमिंग आउट। सो दिस मच ऑफ द एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट। सिंप्लीफाई करके देखो कितनी आ रही है। इट कम्स आउट टू बी 593 किलो जूल पर मीटर क्यूब। क्रॉस वेरीफाई करो, क्रॉस वेरीफाई दिस व्हाट द एनर्जी प्रोवाइडेड इन लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट। चलिए बिल्कुल सही है। सो एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए अब कितनी आ रही है। व्हाट द एनर्जी बीइंग प्रोवाइडेड इन लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट। कितनी एनर्जी निकल के 593 किलो जूल पर मीटर क्यूब। तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में 595, आईएस लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में 593, तो अप्रोक्सीमेटली 2 किलो जूल पर मीटर क्यूब की एनर्जी कम है। उसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी प्रोवाइडेड। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो आपको ध्यान रखनी है अपने एग्जाम के लिए, विच यू टू रिमेंबर फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टैंडर्ड सवाल आते हैं इसमें से। सो एनर्जी प्रोवाइडेड, सो एनर्जी प्रोवाइडेड इन मॉडिफाइड, so energy provided in modified or heavy compaction test or heavy compaction test, so energy provided in modified or heavy compaction test कैसे निकालेंगे? सेम तरीका। so it will be equal to m into g into h into number of blows divide by the volume। इस बार हमने हैमर का मास कितना कर दिया था? हैमर का मास कितना कर दिया था? 4.9 kg, जी 9.81, हाइट ऑफ द फॉल कितनी कर दी थी इस बार? 0.45 मीटर, 0.45 मीटर। देन नंबर ऑफ ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज हर लेयर को 25 ब्लो दिए थे और इस बार 5 लेयर थी, तो 5 लेयर, हर लेयर को 25 ब्लो, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लोज हो गए इस बार 125। वॉल्यूम कितना है? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर दिया मीटर क्यूब में, कन्वर्ट कर दिया मीटर क्यूब में। दिस इज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय अस इन हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो IS 2720 हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम। सिंप्लीफाई करके बताओ जरा कितनी आ रही है। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट। सो इन IS 2720 हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट हाउ मच ऑफ द एनर्जी इज प्रोवाइडेड? सो इन हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट हाउ मच ऑफ द एनर्जी इज प्रोवाइडेड? कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? इट कम्स आउट टू बी 2703.8 किलो जूल पर मीटर क्यूब। तो अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा निकल के आती है। सो इन दिस केस द एनर्जी कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। सो 2703.8 किलो जूल पर मीटर क्यूब। प्रॉक्टर टेस्ट में कितनी आ रही थी? 2674। हमारे वाले टेस्ट में कितनी आ रही है? 2703 निकल के आ रही है। अब सवाल क्या पूछता है? रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट टू द लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो अगर मैं रेशियो निकालूं इस एनर्जी का 2703.8 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय 593, सिंप्लीफाई करके निकाल लो। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। तो IS हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में एनर्जी कितने गुना ज्यादा दी जाती है लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट से? तो IS हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में एनर्जी कितने गुना ज्यादा दी जाती है लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट से? In IS heavy compaction test, how many times the energy is provided more than light compaction test? So it comes out to be how much? कितनी वैल्यू निकल के आ रही है? तो ये वैल्यू कितने गुना ज्यादा निकल के आ रही है? This value is how many times more? 1434। फिर से चेक करना। हरमनदीप वैल्यू चेक करो अपनी। हाँ 2704, ठीक है। So 2704। So this value is how many times more than the energy of light compaction test? ये एनर्जी लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट से कितने गुना ज्यादा है? अप्रोक्सीमेटली 4.55 टाइम्स ज्यादा है। So energy provided in heavy compaction test is approximately 4.55 times more than the energy provided in light compaction test. अब जाके सारे टेस्टों की कहानी खत्म हो गई है। Now the story of the all tests I have discussed.
तो इसका मतलब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करके कॉम्पेक्शन कराई जाती है, कॉम्पेक्शन करने के बाद हम ड्राई डेंसिटी भी नोट किया जाता है। इट मीन्स फॉर एवरी वाटर कंटेंट वी हैव द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल। हमारे पास हर एक वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग क्या अवेलेबल है, ड्राई डेंसिटी अवेलेबल है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि हम टेस्टों के रिजल्ट को रिपोर्ट कैसे करते हैं। तो 4 टेस्ट बताए थे आपको सॉइल के कॉम्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिपोर्ट करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, 4.56 आ रहा है, तो सबका सही आ रहा है रिजल्ट निकल के। एवरीबडी इज गेटिंग दिस करेक्ट रिजल्ट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नाउ आई एम कैरिंग फॉरवर्ड। अब क्या डिस्कशन कर रहा हूं मैं, अब ये डिस्कशन कर रहा हूं कि हमारे कॉम्पेक्शन टेस्ट का रिजल्ट कैसे रिपोर्ट किया जाता है। सो द रिजल्ट ऑफ द कॉम्पेक्शन टेस्ट so result of compaction test is reported result of the compaction test is reported in terms of the curve, in terms of curve termed as, in terms of the curve termed as compaction curve, in terms of the curve termed as compaction curve, in terms of the curve termed as compaction curve। क्या करते हैं इसके अंदर, in which water content is reported, in which water content is reported on x axis, जिसमें हम वाटर कंटेंट को रिपोर्ट करते हैं एक्स एक्सिस पे, एंड ड्राई डेंसिटी इज रिपोर्टेड, एंड ड्राई डेंसिटी इज रिपोर्टेड ऑन वाई एक्सिस, एंड ड्राई डेंसिटी इज रिपोर्टेड ऑन वाई एक्सिस। तो हम वाटर कंटेंट को रिपोर्ट करते हैं एक्स एक्सिस पे और ड्राई डेंसिटी को रिपोर्ट करते हैं कहां पर, वाई एक्सिस पे। क्लियर है चीज, हाँ नियरली 4.5 अब खत्म हो गई। तो हम कॉम्पेक्शन टेस्ट के रिजल्ट को रिपोर्ट करते हैं एक कर्व के फॉर्म में जिसको बोला जाता है कॉम्पेक्शन कर्व, जिसमें वाटर कंटेंट को रिपोर्ट किया जाता है एक्स एक्सिस पे और करस्पॉन्डिंग ड्राई डेंसिटी को रिपोर्ट किया जाता है वाई एक्सिस पे। अगर मैं आपको ये कर्व दिखाऊं बना के, इफ आई शो यू दिस कर्व, ये कर्व कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। इस कर्व को टेक्निकली बोलते हैं कॉम्पेक्शन कर्व, दिस कर्व इज टेक्निकली टर्म्ड एज कॉम्पेक्शन कर्व। तो ड्राई डेंसिटी है हमारे वाई एक्सिस पे, वाटर कंटेंट है हमारा एक्स एक्सिस पे। तो हमने किया क्या, हमने टेस्ट परफॉर्म किया और क्या निकाला, हमने निकाला वाटर कंटेंट एंड करस्पॉन्डिंग ड्राई डेंसिटी। हमने दोबारा टेस्ट परफॉर्म किया सॉइल के सैंपल के ऊपर, क्या निकाला, वाटर कंटेंट एंड करस्पॉन्डिंग ड्राई डेंसिटी। ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स आए, हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स को जोड़ा आपस में और कर्व बना दी। हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स को जोड़ा और एक कर्व बनाई। तो ये कर्व कैसे बनी हुई है, ये कर्व बनी हुई है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ज्वाइन करने के बाद। तो ये हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, इन सबको मैंने टेक्निकली बोलते हैं कॉम्पेक्शन कर्व। तो कॉम्पेक्शन कर्व हमें किसमें रिलेशनशिप बताता है, कॉम्पेक्शन कर्व हमें रिलेशनशिप बताता है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल एंड करस्पॉन्डिंग ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो कॉम्पेक्शन कर्व हमें रिलेशनशिप बताती है सॉइल के वाटर कंटेंट में और उसके करस्पॉन्डिंग ड्राई डेंसिटी में। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है सॉइल ड्राई है। ड्राई डेंसिटी हमने क्यों निकाली, क्योंकि ड्राई डेंसिटी हमें डिग्री ऑफ डेंसनेस बताता है सॉइल में, या डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन बताता है सॉइल में। अगर सॉइल की कॉम्पेक्शन ज्यादा हुई आपको ड्राई डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, अगर सॉइल की कॉम्पेक्शन कम हुई आपको ड्राई डेंसिटी कम मिलेगी। एम क्या है इस टेस्ट का, इस टेस्ट का एम है टू फाइंड द वाटर कंटेंट विच विल गिव यू मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो हम इस कर्व को प्लॉट करने के बाद वो वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। तो हम इस कर्व को प्लॉट करने के बाद इस कर्व की मदद से ही वो वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग आपको ड्राई डेंसिटी क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। सो एम ऑफ दिस टेस्ट is to find the water content corresponding to which dry density is maximum। तो हमने वो वाटर कंटेंट निकाल लिया जिसके करस्पॉन्डिंग ड्राई डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वाटर कंटेंट जिसके करस्पॉन्डिंग ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम हुई, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब अभी ये कोई डाउट नहीं पूछेगा सर ये वेरिएशन ऐसे क्यों आ रही है। तो हमारे कॉम्पेक्शन कर्व की वेरिएशन इसी तरीके से निकल के आती है, इसका क्या रीजन है आगे डिस्कस करेंगे। आई डिस्कस दिस पॉइंट इन डिटेल कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से इनिशियली वाटर कंटेंट के बढ़ने से ड्राई डेंसिटी बढ़ती है और उसके बाद अगर आपने वाटर कंटेंट और बढ़ाया ड्राई डेंसिटी कम होना स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। व्हाई इट हैपेंस सो, इसका रीजन मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आने वाली क्लासेस में। पर अभी के लिए हमने टेस्ट परफॉर्म किया, टेस्ट के रिजल्ट को प्लॉट किया, ये कर्व बनी, इस कर्व की मदद से हमने वो वाटर कंटेंट निकाल लिया जहां पर ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इस वाटर कंटेंट को हम बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। क्लियर है यहां तक की कहानी, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा पॉइंट रिपीट करना अभी तक इसमें से।
क्लियर है चीज? आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो रेफर द नेक्स्ट पॉइंट। अब फिर से ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अ लाइन शोइंग द रिलेशनशिप, a line showing the relationship, a line showing the relationship between the particles, or relationship between the directly water content, relationship between the water content and dry density, and dry density of soil, and dry density of soil at constant percentage of air voids, constant percentage of air voids is termed as air void line, is termed as air line. चलो देखना ये पूरी कहानी क्या है। मैंने बोला एक लाइन जो हमें रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच में एट कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड, इसको हम बोलते हैं एयर वॉइड लाइन। और इस एयर वॉइड लाइन की इक्वेशन मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में निकाल के बताई थी। आई हैव गिवन यू द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। मैंने आपको इंटर रिलेशनशिप बताई थी अलग अलग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बीच में, और एक रिलेशनशिप ये थी हमारी, दिस वाज वन ऑफ द रिलेशनशिप, rho d is equal to 1 minus eta A into g gamma w upon 1 plus wg. This was the relationship being discussed in the first chapter. ये रिलेशनशिप हमने पहले चैप्टर में डिस्कस की थी। तो ये रिलेशनशिप किसके बीच में है? ये रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप इज इन बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल। ये रिलेशनशिप है हमारी वाटर कंटेंट और सॉइल की ड्राई डेंसिटी के बीच में एट कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं एयर वॉइड लाइन। सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज एयर वॉइड लाइन। तो इसको हमने बोला एयर वॉइड लाइन। अब जरा मुझे ये बताना, एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम लिए होगी। इफ दिस इज द रिलेशनशिप, ईटा ए क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईटा ए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईटा ए? परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। तो ये डिफाइन कर रखा है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सो दिस परसेंटेज ऑफ वॉइड्स, so this is known as what? इसको हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो मुझे ये बताओ एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे हमारी जो ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम कब निकल के आएगी? सो वी कैन से फॉर पर्टिकुलर वाटर कंटेंट, सो फॉर अ पर्टिकुलर वाटर कंटेंट W, rho d is maximum, so डेंसिटी हमारी मैक्सिमम होगी when परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड कितने हो जाए? व्हेन परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड कितने हो जाए? जरा ये चीज बता दो। तो फॉर अ पर्टिकुलर वाटर कंटेंट हमारे ड्राई डेंसिटी सॉइल की मैक्सिमम कौन से परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड पे होगी? तो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड शुड बी इक्वल टू व्हाट? परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड शुड बी इक्वल टू व्हाट? ईटा ए की वैल्यू कितनी हो कि आपको एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम मिले? What should be the value of eta A that for a particular water content dry density comes out to be maximum? चाहिए ताकि एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे हमारी ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम आ जाए। ईटा ए की वैल्यू होनी चाहिए 0। सो वैल्यू ऑफ ईटा ए शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ वी कैन से थ्योरेटिकली, हम बोल सकते हैं थ्योरेटिकली मैक्सिमम कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज अटेन्ड at given water content corresponding to 0% of air voids, 0% of air voids. So corresponding to 0% of air voids, percentage of air voids
इसका मतलब जब हमारे सॉइल के सैंपल के अंदर एयर 0 हो जाए, एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे आपको ड्राई डेंसिटी क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम मिल जाएगी। तो ड्राई डेंसिटी विल कम आउट टू बी मैक्सिमम 0% ऑफ एयर वॉइड्स। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, वी कैन से, हम बोल सकते हैं अ लाइन शोइंग, हम बोल सकते हैं अ लाइन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन, अ लाइन शोइंग द रिलेशनशिप between water content, relationship between water content and dry density, and dry density of compacted soil, and dry density of compacted soil at 0% of air voids, at 0% of air voids is termed as, is termed as zero air void line, zero air void line। तो पहले मैंने बोला था एयर वॉइड लाइन, पहले मैंने बोला था एयर वॉइड लाइन। अब उस एयर वॉइड लाइन में मैंने परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड की वैल्यू 0 डाल दी, तो उसका नाम क्या रख दिया, 0% एयर वॉइड लाइन। तो 0% एयर वॉइड लाइन की इक्वेशन क्या बनी, रो डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। दिस इज नोन एज जीरो, सो दिस इज नोन एज जीरो, तो इसको हम बोलते हैं 0% एयर वॉइड लाइन और 0 एयर वॉइड लाइन, तो इसको बोला जाता है 0 एयर वॉइड लाइन। लाइन मुझे ये बता रही है एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे आपको ड्राई डेंसिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, अगर एयर वॉइड क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर मैं इस लाइन को शो करूं पीछे वाले कर्व में, अगर मैं इस लाइन को शो करूं पीछे वाले कर्व में, इफ आई शो दिस लाइन इन द प्रीवियस कर्व, ये हमारी कर्व बनी हुई है, दिस इज द कर्व बीइंग ड्रॉन अर्लियर। तो अगर मैं इस लाइन को शो करूं पीछे वाले कर्व में, ये लाइन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, दिस इज हाउ द लाइन विल बी ऑब्जर्व्ड। तो इस लाइन को क्या बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है 0% ऑफ एयर वॉइड लाइन, तो इट इज नोन एज 0 एयर वॉइड लाइन। सो 0 एयर वॉइड लाइन। अब सिग्निफिकेंस क्या है 0 एयर वॉइड लाइन का, 0 एयर वॉइड लाइन का सिग्निफिकेंस ये है कि एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे, ध्यान से सुना इस बात को, 0 एयर वॉइड लाइन का सिग्निफिकेंस ये है कि एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे, तो मैंने एक वाटर कंटेंट कंसीडर किया, मैंने वाटर कंटेंट कंसीडर किया W, एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे आएगी, वो कौन बताता है, 0% एयर वॉइड लाइन बताती है। तो थ्योरेटिकली अगर वाटर कंटेंट W है, तो थ्योरेटिकली अगर वाटर कंटेंट W है, इफ वाटर कंटेंट इज W, इस वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग आपको ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, कब, जब एयर वॉइड 0 हो जाए। तो ये हमारा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है, कौन सा, थ्योरेटिकल। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है हमारी। और प्रैक्टिकल आपको इस वाटर कंटेंट पे कितनी ड्राई डेंसिटी मिली, ये कौन बता रहा है, ये आपको कॉम्पैक्शन कर्व बना रही है। कंटेंट पे कितनी ड्राई डेंसिटी मिली, इस वाटर कंटेंट पे तो मेरे को ड्राई डेंसिटी मिली है, वो निकल के आएगी कॉम्पैक्शन कर्व से, कितनी, रो डी। तो हमें तो ड्राई डेंसिटी मिली है रो डी, पर थ्योरेटिकली कितनी मिलनी चाहिए थी, थ्योरेटिकली मैक्सिमम मिलनी चाहिए थी रो डी मैक्स। कब मिलती, जब एयर वॉइड्स क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। अब क्योंकि एयर वॉइड कभी 0 हो ही नहीं पाते प्रैक्टिकली कॉम्पैक्शन के टाइम पे, इसीलिए हमें एक्चुअल में ड्राई डेंसिटी कितनी मिली है, हमें एक्चुअल में ड्राई डेंसिटी थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू से कम मिली है। इसीलिए एक्चुअल में हमारी ड्राई डेंसिटी थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू से कम निकल के आई है। पर हमें पता होना चाहिए कि 0 एयर वॉइड लाइन का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो 0 एयर वॉइड लाइन, 0 एयर वॉइड लाइन shows the relationship between water content and dry density at 0% of air void। क्लियर है चीज, कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो अभी तक इसमें से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। क्लियर है पूरी स्टोरी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है, सो विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। अब इसके बाद मैं एक और लाइन डिफाइन कर रहा हूं, आई एम डिफाइनिंग वन मोर लाइन आफ्टर दिस। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं अ लाइन showing the relationship between, a line showing
the relationship between a line showing the relationship between water content and dry density. A line showing the relationship between water content and dry density of compacted soil at at constant percentage of at constant percentage of degree of saturation at constant percentage of degree of saturation is termed as saturation line. Saturation line is termed as saturation line. वीडियो इज लैगिंग, वीडियो इज लैगिंग, सबका वीडियो लैग कर रहा है क्या? 100% सेचुरेशन लाइन नहीं है अभी बेटा, बालाजी अभी रुक जाओ, थोड़ा सा संभल के रखो, अभी आएगी 100% सेचुरेशन लाइन। अभी 100% सेचुरेशन लाइन पे नहीं पहुंचा हूं मैं, अभी बस मैंने आपको एयर वॉइड लाइन बताई है और जीरो एयर वॉइड लाइन बताई है। अभी मैंने बस स्टेटमेंट लिखी है सेचुरेशन लाइन की, अभी तक 100% सेचुरेशन लाइन पे नहीं पहुंचे। आई हैव नॉट रीच अप टू 100%। मैंने अब क्या लिखा है यहाँ पे? मैंने अब ये लिखा है अ लाइन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ द कॉम्पैक्टेड सॉइल एट कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज टर्म्ड एज सैचुरेशन लाइन। तो अगर मैं आपको इक्वेशन बताऊं सैचुरेशन लाइन की, जो आपको पहले से ही पता है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में हम ये रिलेशनशिप निकाल चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में हम ये रिलेशनशिप पहले ही निकाल चुके हैं। तो क्या रिलेशनशिप निकल के आती है? तो ये रिलेशनशिप निकल के आती है रो डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू डब्ल्यू जी बाई एस। तो इस रिलेशनशिप को हम पहले ही निकाल चुके हैं, इस रिलेशनशिप को हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो हमने बोला कि एक लाइन जो हमें रिलेशनशिप बताए किसके बीच में, एक लाइन जो हमें रिलेशनशिप बताए वाटर कंटेंट के बीच में और ड्राई डेंसिटी के बीच में एट कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज नोन एज सैचुरेशन लाइन। तो ये इक्वेशन है किसकी? ये इक्वेशन है हमारे सैचुरेशन लाइन की। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सैचुरेशन लाइन। तो ये इक्वेशन मैंने लिख दी सैचुरेशन लाइन की। सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मुझे ये बताओ अगर सॉइल में एयर वॉइड, अगर सॉइल में एयर वॉइड 0% है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है? अगर सॉइल में एयर वॉइड 0% है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है? अगर सॉइल में एयर वॉइड 0% है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है? 100% है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में भी 100%। तो मैं फिर से एक लाइन को डिफाइन कर रहा हूं, अगेन आई एम डिफाइनिंग अ लाइन। क्या डिफाइन कर रहा हूं? तो मैं बोल रहा हूं अ लाइन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन a line showing relationship between a line showing relationship between water content, showing relationship between water content and dry density at 100% degree of saturation, at 100% degree of saturation and 100% degree of saturation, degree of saturation. So at 100% degree of saturation is termed as 100, इसको हम बोल देते हैं 100% सैचुरेशन लाइन है। तो मैं अब एक रिलेशनशिप बता रहा हूं वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच में, जहां पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है? जहां पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन है 100%, वेयर डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 100%। तो रो डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू, सो रो डी इज इक्वल टू जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। मैंने डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कितनी डाल दी? 1 डाल दी। तो ये इक्वेशन आ गई किसकी? 100% सैचुरेशन लाइन की। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ 100% सैचुरेशन लाइन। मैं हर जगह डेंसिटी लिख रहा हूँ, मैं हर जगह डेंसिटी लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी पानी की डेंसिटी आएगी, यूनिट वेट नहीं आएगा। एवरीवेयर आई एम राइटिंग द डेंसिटी, तो क्योंकि हर जगह मैं डेंसिटी लिख रहा हूँ तो हर जगह पानी की डेंसिटी कर रहा हूँ। यूनिट वेट लिखता तो मैं हर जगह यूनिट वेट मेंशन करता, सो वाटर विल कम। हाँ, तो अब मैंने चौथी चीज क्या लिखी? चौथी चीज मैंने ये लिखी, मैंने एक रिलेशनशिप बताई आपको वाटर कंटेंट के बीच में और ड्राई डेंसिटी के बीच में, जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो गया? 100% हो गया। तो एक बार चेक करो ये 100% सैचुरेशन लाइन किसके बराबर निकल के आ रही है? 100% सैचुरेशन लाइन और जीरो एयर वॉइड लाइन, दोनों की इक्वेशन क्या है? दोनों की इक्वेशन क्या है? सेम है।
बोथ द इक्वेशंस आर सेम, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस समय एयर वॉइड 0 है उस समय डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगी, 100% होगी। इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरेटिकली गिवन वाटर कंटेंट पे, इसका मतलब ये हुआ थ्योरेटिकली एक गिवन वाटर कंटेंट पे आपको ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम तब मिलेगी जब सॉइल या तो पूरी सैचुरेट हो जाए, या आप बोल सकते हो सॉइल में एयर वॉइड क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर मैं इस रिलेशनशिप को देखूं, 0 एयर वॉइड लाइन की और 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन लाइन की, दोनों सेम है, तो हम बोल सकते हैं क्या, पहला नोट, अब ध्यान से सुनना इसको, ये सवाल है आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वी कैन से 0% एयर वॉइड लाइन इज इक्वल टू 100% saturation line. So 0% air void line is equal to 100% saturation line. तो ये ध्यान रखना है आपको कि 0% air void line is equal to 100% saturation line. पर कैच क्या है यहाँ पे, कैच ये है, बट क्या लिखा, x% air void line. So x% air void line is not equal to 100 minus x% saturation line. तो ध्यान रखना इस चीज का, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। तो x% एयर वॉइड लाइन इज नॉट इक्वल टू व्हाट, 100 माइनस x% सैचुरेशन लाइन। तो 0% एयर वॉइड लाइन 100% सैचुरेशन लाइन के बराबर तो आ जाती है, पर x% एयर वॉइड लाइन 100 माइनस x, क्यों, क्योंकि समेशन ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं होता। समेशन ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड एयर कंटेंट, जो आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था, इज इक्वल टू 1, पर यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड लिखे हुए हैं, तो फर्क है दोनों बातों के अंदर। तो डायरेक्टली सवाल पूछेगा इस पे, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। क्लियर है यहाँ तक की कहानी, रिपीट करना है इस पे कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस। तो थ्योरेटिकली अभी तक की कहानी में क्या समझे हम, थ्योरेटिकली एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे हमें मैक्सिमम डेंसिटी तब मिलेगी जब सॉइल क्या हो जाए, सैचुरेट हो जाए, या सॉइल में से पूरी एयर बाहर निकल जाए। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं मिलता जो हमने पीछे देखा। अब प्रैक्टिकली ऐसा क्यों नहीं मिलता, अब उसकी रेफरेंस निकालते हैं, दैट रेफरेंस इज टू बी ड्रॉन। तो उसके लिए फिर से इस कॉम्पैक्शन कर्व को देखते हैं। अगर मैं इस कॉम्पैक्शन कर्व को देखूं और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यहां से निकालूं, जब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑब्टेन हुई थी, यहां पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज नॉट इक्वल टू 100%। तो मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करके बता देता हूं। तो ग्रीन कलर का पेन उठाया और लिख दिया, हेयर डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज नॉट 100%, या डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% नहीं होती है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज नॉट 100%। एक्चुअल में यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80 to 95%। यहाँ डिग्री ऑफ सैचुरेशन अप्रोक्सीमेटली 80 से लेकर 95% के बीच में होती है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि प्रैक्टिकली जब हम कॉम्पैक्शन कर रहे होते हैं, हम सारी की सारी एयर को सॉइल में से बाहर नहीं निकाल पाते, इवन अंडर द एक्शन ऑफ हैवीएस्ट पॉसिबल कॉम्पैक्शन। इस बात को समझने के लिए मैं आपको डायग्राम बताता हूं, टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। सी द डायग्राम, और फिर से पहली बार देख रहे होगे ये चीज, यू मस्ट बी रेफरिंग दिस पॉइंट फॉर फर्स्ट टाइम। अब क्या होता है, लेट सपोज ये हमारा सॉइल का सैंपल है, दिस इज अवर सैंपल ऑफ सॉइल। मैं इस सॉइल के सैंपल की कॉम्पैक्शन कर रहा हूँ, तो मैंने सॉइल के ऊपर क्या किया, कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगाया। कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगाने के बहुत सारे तरीके हमारे पास, देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू अप्लाई द कॉम्पैक्टिव एफर्ट। लेट अस सपोज अभी मैं कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगा रहा हूँ हैमर से, मैंने हैमर का ब्लो दिया सॉइल के सैंपल के ऊपर, और जो कॉम्पैक्टिव एनर्जी है बहुत ज्यादा है। जब मैंने ये कॉम्पैक्टिव एनर्जी प्रोवाइड करी सॉइल के सैंपल के ऊपर, इसमें से सारी की सारी एयर बाहर निकल गई। जब मैंने कॉम्पैक्टिव एनर्जी प्रोवाइड करी सॉइल के सैंपल के ऊपर, इसमें से सारी की सारी एयर बाहर निकल गई, तो इसमें से एयर पूरी बाहर निकल गई है। द एंटायर एयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल सैंपल, तो पूरी की पूरी एयर बाहर चली गई है। इसका मतलब एयर कंटेंट जीरो हो गया, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो गई है। पर एक कैच है, कैच ये है, जैसे ही आप इस हैमर को लिफ्ट करोगे, जैसे ही आप कॉम्पैक्शन करने के बाद इस हैमर को लिफ्ट करोगे, हमारे सॉइल के अंदर डेवलप हो जाता है नेगेटिव प्रेशर। तो बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ दिस हैमर इनटू द सॉइल, एयर बाहर निकली। जब ये एयर बाहर जाती है, सॉइल के सैंपल के अंदर नेगेटिव प्रेशर डेवलप कर देती है। इट डेवलप्स द नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द सैंपल ऑफ द सॉइल।
अब जब हमने हैमर को लिफ्ट किया, अब मेरा हैमर लिफ्ट हो गया है, चेक करो, नाउ दी हैमर इज लिफ्टेड। अब हैमर को हमने लिफ्ट कर दिया है। जैसे ही हैमर को हमने लिफ्ट किया, जो सॉइल के अंदर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया था, जो सॉइल के अंदर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया था, उसकी वजह से कुछ एयर सॉइल के अंदर दोबारा एंटर कर जाती है। सर्टन अमाउंट ऑफ एयर अगेन एंटर्स इनटू द सॉइल, तो कुछ एयर दोबारा एंटर कर जाती है सॉइल के अंदर। इसीलिए प्रैक्टिकली कभी भी हमें कॉम्पैक्शन के टाइम के बाद, कॉम्पैक्शन के टाइम के बाद डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% नहीं मिलती। तो चाहे जितना हैवी कॉम्पैक्शन आप कर दो सॉइल का, चाहे जितना हैवी कॉम्पैक्शन कर दो आप सॉइल का, जैसे ही आप कॉम्पैक्टिंग एलिमेंट को लिफ्ट करोगे, एयर दोबारा से सॉइल के अंदर चली जाती है। इसीलिए कॉम्पैक्शन के टाइम पे हमेशा डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% से कम मिलेगी या एयर कंटेंट 0 से ज्यादा मिलेगा। Hence, maximum dry density is obtained not when degree of saturation is 100%. वो theoretical बात है। Practically maximum dry density हमें तब मिलती है जब degree of saturation 80 से लेके 95% के बीच में हो। When it is in the range of 80 to 95%. Clear है पूरी स्टोरी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से? इसको मेंशन भी करके दे देता हूं मैं। आई एम मेंशनिंग दिस पॉइंट। सो इन नॉर्मल सॉइल जैसे silt, clay, well graded sand, maximum dry density is attained at 80 to 95% degree of saturation, 80 to 95 saturation, because it is practically not possible to remove all the air from the soil sample, even under heaviest compaction, तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है कि हम पूरी की पूरी एयर को रिमूव कर दें हमारे सॉइल के सैंपल में से, भले ही आप हैवीएस्ट कॉम्पैक्शन क्यों नहीं अप्लाई कर दो। हेंस प्रैक्टिकली आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन तभी प्रैक्टिकली आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी तभी मिलेगी जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी हो, 80 से लेकर 95% के बीच में हो। इट इज इन द रेंज ऑफ 80 to 95%। क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा भी स्टेप रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, एनी ऑफ द स्टेप टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी फॉर एनीवन, कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से। क्लियर है पूरी स्टोरी? आगे बढ़े। ऑडियो वीडियो आ रहा है सबके लिए? चलिए, सो मैसेज आ रहा है, इसका मतलब बात समझ में आ रही है। चलिए, सो ये कहानी तो क्लियर हो गई, दिस स्टोरी इज क्लियर। तो हमने कॉम्पैक्शन किया, उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म किया, टेस्ट के रिजल्ट को कर्व के फॉर्म में बता दिया, कर्व से हमने ओएमसी निकाल ली, फिर हमने ये भी देख लिया कि थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमें किसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगी, 0 एयर वॉइड लाइन के या 100% सैचुरेशन लाइन के। इस चीज को मैं कर्व के ऊपर भी शो कर देता हूँ। तो कर्व के ऊपर मैंने क्या लिखा था,
जीरो एयरवॉइड लाइन, इसका दूसरा नाम भी आ गया एक, और 100% सैचुरेशन लाइन, इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, 100% सैचुरेशन लाइन भी बोल सकता हूँ। तो ये तो हमारे कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गए। तो कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिपोर्ट कैसे करते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो वो चीज़ हमने कंप्लीट कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज field compaction control. So next of the point of reference is field compaction control. Again very important, फिर से बहुत ही important है field compaction control. So field compaction control. अब field compaction control में हमें क्या करना होता है, what is to be done by us in field compaction control? In field compaction control कहने का मतलब है field में हमें क्या चाहिए, field में we require water content of the soil. तो फील्ड कॉम्पैक्शन कंट्रोल के अंदर अवर एम इज टू फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, अवर एम इज टू फाइंड द बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल। हमारा एम है सॉइल की बल्क डेंसिटी निकालना। तो फील्ड कॉम्पैक्शन कंट्रोल ऑफ द सॉइल इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ द वाटर कंटेंट, इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ द बल्क डेंसिटी। तो हम बल्क डेंसिटी भी मेजर करते हैं सॉइल की, हम वाटर कंटेंट भी मेजर करते हैं सॉइल का, तो दोनों चीजें मेजर की जाती हैं। अब फील्ड में बल्क डेंसिटी निकालने के जो भी टेस्ट अवेलेबल हैं वो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बता रखे हैं, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द बल्क डेंसिटी व्हाटएवर मेथड्स आर अवेलेबल दैट आई हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 1। कौन कौन से मेथड अवेलेबल है, कोर कटर मेथड, यू कैन गो फॉर कोर कटर मेथड, देन सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, देन रेडिएशन मेथड। ये सारे फील्ड मेथड होते हैं हमारी बल्क डेंसिटी निकालने के। तो ये बल्क डेंसिटी को कैसे निकाल सकते हो आप, कोर कटर मेथड से, तो ये बता रखा है आपको। सो कोर कटर मेथड, देन यू कैन गो फॉर सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, आप यूज कर सकते हो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड को इन फील्ड, और आप यूज कर सकते हो किसको, तो यही तरीके हैं, दीज आर दी मेथड्स अवेलेबल। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास बल्क डेंसिटी निकालने के। उसी तरीके से वाटर कंटेंट निकालना है आपको फील्ड में, फील्ड में वाटर कंटेंट निकालना है और टेस्ट बहुत रैपिड होने चाहिए। तो वाटर कंटेंट निकालने के तरीके फील्ड में, वाटर कंटेंट निकालने के तरीके फील्ड में, रैपिड तरीका है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। सो कैल्शियम कार्बाइड मेथड, सो कैल्शियम कार्बाइड मेथड, तो आप कैल्शियम कार्बाइड मेथड परफॉर्म कर सकते हो। और एक दूसरा तरीका है प्रॉक्टर नीडल मेथड। सो प्रॉक्टर नीडल मेथड, सो प्रॉक्टर नीडल मेथड। तो आपने कोर कटर मेथड कर रखा है, आपने सैंड रिप्लेसमेंट मेथड कर रखा है, आपने कैल्शियम कार्बाइड मेथड कर रखा है। ये तीन तरीके मैंने आपको बता रखे हैं, दीज थ्री मेथड्स आई हैव डिस्कस इन डिटेल। तो इन तीनों तरीकों को, ये तीनों फील्ड टेस्ट है, एक से हम वाटर कंटेंट निकालते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड से, और बाकी दो से हम क्या निकालते हैं, बाकी दो से हम निकालते हैं बल्क डेंसिटी। एक तरीका छूटा हुआ है यहाँ पे, कौन सा, प्रॉक्टर नीडल मेथड। अब प्रॉक्टर नीडल मेथड भी एक रैपिड टेस्ट है, प्रॉक्टर नीडल मेथड भी एक रैपिड टेस्ट है वाटर कंटेंट को निकालने का इन दी फील्ड। So Proctor needle method is also one of the rapid test to find the water content in the field. अब ध्यान से सुनना, Proctor needle method में हम क्या करते हैं, what do we do in Proctor needle method to find the water content? Proctor needle method में पहले हम कैलिब्रेशन करते हैं, Proctor needle method में पहले हम कैलिब्रेशन करते हैं in between what? In between the water content and penetration resistance. तो प्रॉक्टर नीडल मेथड में पहले हम क्या करते हैं, लैब में टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लैब में टेस्ट परफॉर्म करते हैं किसके ऊपर, एक गिवन सॉइल के सैंपल के ऊपर। गिवन सॉइल के सैंपल के अंदर हम प्रॉक्टर नीडल को इंसर्ट करते हैं। प्रॉक्टर नीडल में क्या होता है, प्रॉक्टर नीडल के अंदर नीचे नीडल होती है जो कनेक्टेड होती है शैंक के साथ, जो फिर से कनेक्टेड होती है ऊपर बेस के साथ। तो प्रॉक्टर नीडल मेथड में हम लैब में सॉइल के सैंपल के अंदर नीडल को इंसर्ट करते हैं, सॉइल को इंसर्ट करते हैं, फिर इंसर्ट किया सॉइल को, सॉइल का वाटर कंटेंट हमें पता होता है क्योंकि वो सॉइल का सैंपल हमने बनाया, दैट सॉइल सैंपल इज प्रिपेयर्ड बाय अस, या हम उसके ऊपर ओवन ड्राइंग मेथड टेस्ट परफॉर्म करके वाटर कंटेंट को निकाल सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रॉक्टर नीडल मेथड में हम वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं। पहली कहानी में बता रहा हूँ लैब की, फर्स्ट ऑफ दी स्टोरीज इन लैब। लैब में क्या करते हैं, लैब में हम सॉइल का सैंपल उठाते हैं, हमने सॉइल का सैंपल उठाया, सॉइल के सैंपल के अंदर हमने नीडल को इंसर्ट किया। तो सॉइल के सैंपल के अंदर हमने नीडल को इंसर्ट किया, हमने नोट क्या किया, हमने ये नोट किया कि हमारा सॉइल का सैंपल एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे कितनी रेजिस्टेंस, सॉइल का सैंपल एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है प्रॉक्टर नीडल को। इसका मतलब ये है कि जब मैं लैब में टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ अलग अलग वाटर कंटेंट पे, अगर मैं लैब में टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ अलग अलग वाटर कंटेंट पे, मुझे अलग अलग क्या मिल रही होगी,
पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस मिल रही होगी। इसका मतलब मैंने सॉइल के वाटर कंटेंट को कैलिब्रेट करा दिया लैब में विद पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ मैंने सॉइल के वाटर कंटेंट को रिलेट करा दिया विद पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, और इस रिजल्ट को हम शो कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कर्व। इस रिजल्ट को हम शो कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कर्व। अब कैसा कर्व है जरा वो मैं दिखा देता हूं। दिस कर्व विल बी ऑब्जर्व टू बी समवॉट लाइक दिस। आपको ये कर्व कुछ इस तरीके से लगेगी। यू विल फाइंड दिस कर्व टू बी समवॉट लाइक दिस। तो वाई एक्सिस पे है हमारी पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, तो वाई एक्सिस पे हमारी पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे हमने वाटर कंटेंट मार्क किया हुआ है। ऑन एक्स एक्सिस वी है वाटर कंटेंट। तो ऑब्वियसली बात है अगर वाटर कंटेंट ज्यादा हुआ, डिग्री ऑफ फर्मनेस कम होगी, तो पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस कम निकल के आएगी। वाटर कंटेंट कम हुआ, डिग्री ऑफ फर्मनेस ज्यादा होगी, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस ज्यादा निकल के आएगी। तो हमने सॉइल के सैंपल के ऊपर अलग अलग वाटर कंटेंट पे हमारी प्रॉक्टर नीडल को इंसर्ट किया और उसकी रेजिस्टेंस को नोट कर लिया। हमने इस सारे डाटा को प्लॉट किया, इस सारे डाटा को प्लॉट किया और एक कर्व निकल के आ गई। दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस कर्व। दिस कर्व इज टर्म्ड एज पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस कर्व। तो मैंने इस कर्व का नाम रख दिया पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस कर्व। तो पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस कर्व। एक बार हमने ये कर्व बना दी किसमें, लैब में। अब फील्ड में जाके मैं इसी कर्व को यूज करता हूं सॉइल का वाटर कंटेंट निकालने के लिए। एक बार मैंने ये कर्व बना दी लैब में, अब मैं फील्ड में जाके इसी कर्व को यूज करता हूं सॉइल का वाटर कंटेंट निकालने के लिए। कैसे, अब चलते हैं फील्ड में। नाउ विल गो इन दी फील्ड। फील्ड में हमारा क्या है, ये सॉइल का सैंपल है, ये सॉइल का सैंपल है, इसकी आपने कॉम्पेक्शन कर रखी है। सो दिस इज अवर सैंपल सॉइल। ये हमारी सैंपल सॉइल है जिसका आपने फील्ड में क्या कर रखा है, कॉम्पेक्शन कर रखा है। अब फील्ड में कॉम्पेक्शन करना है, आपको पता करना है इसकी ड्राई डेंसिटी कितनी है। अब कैसे पता करूंगा मैं, हाउ विल फाइंड दिस। तो पहली चीज तो मैं सॉइल के सैंपल की क्या निकाल लूंगा, बल्क डेंसिटी निकालूंगा। इस सॉइल के सैंपल की बल्क डेंसिटी निकालने के दो तरीके हैं, एक हमारा कोर कटर मेथड, दूसरा हमारा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। दोनों में से कोई सा भी तरीका परफॉर्म करो और अब सॉइल के सैंपल की क्या निकाल लो, बल्क डेंसिटी निकाल लो। बल्क डेंसिटी मिल गई आपको। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फिर क्या करोगे, इस सॉइल के सैंपल के अंदर इस प्रॉक्टर नीडल को इंसर्ट करो। इस सॉइल के सैंपल के अंदर जो प्रॉक्टर नीडल थी उसको इंसर्ट किया। ये सॉइल क्या करेगी, इसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। रेजिस्टेंस को नोट कर लिया आपने। आपको हर एक रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग क्या पता है, सॉइल का वाटर कंटेंट पता है। कैसे, पीछे कर्व बना रखी है आपने। अब मैं दोबारा से आपको कर्व बना के दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको दो कर्व एक साथ बना के दिखा रहा हूँ, तो अब चेक करना है इस कर्व को। तो फिर से बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है। तो हमारे एक्स एक्सिस पे है वाटर कंटेंट, ये स्टार्ट हुआ 0 से और इस तरफ बढ़ रहा है। वाई एक्सिस पे एक तरफ तो मैंने लिखा ड्राई डेंसिटी, दूसरी तरफ मैंने लिखा पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। तो दूसरी तरफ मैंने लिखा पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। तो हमारी पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस कर्व क्या होगी, अगर वाटर कंटेंट कम है, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ये हमारी पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस कर्व है। सो दिस इज अवर पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस कर्व, ये हमारी पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस कर्व है। तो मैंने प्रॉक्टर नीडल को फील्ड के अंदर सॉइल में इंसर्ट किया। फील्ड के अंदर जब सॉइल में इंसर्ट किया, मेरे को क्या मिली, मेरे को पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस की एक वैल्यू मिली। उस पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग मुझे पहले से क्या पता है, वाटर कंटेंट पता है। तो इसका मतलब मुझे सॉइल का क्या पता चल गया, इसका मतलब मुझे सॉइल का पता चल गया वाटर कंटेंट। जैसे ही सॉइल का वाटर कंटेंट पता चला, आपने इसकी बल्क डेंसिटी निकाल रखी है। बल्क डेंसिटी और वाटर कंटेंट की मदद से क्या निकल के आ जाएगी, सॉइल की ड्राई डेंसिटी निकल के आ जाएगी। यू विल गेट दी ड्राई डेंसिटी ऑफ दी सॉइल। ड्राई डेंसिटी कैसे निकलती है, बल्क डेंसिटी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। इसका मतलब आपको कॉम्पेक्शन कर्व के ऊपर एक पॉइंट मिल गया। तो हमारा कॉम्पेक्शन कर्व मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे हमारी ड्राई डेंसिटी की एक वैल्यू निकल के आ गई। एट दिस वाटर कंटेंट आई नो द वैल्यू ऑफ ड्राई डेंसिटी। मैं इसको बार बार रिपीट करता जाऊंगा, आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस। मैं सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट चेंज करूंगा, दोबारा कॉम्पेक्शन करूंगा, दोबारा से मुझे एक पॉइंट मिलेगा। ऐसा करते हुए मैं क्या बना लूंगा, फील्ड का कॉम्पेक्शन कर्व बना लूंगा। दिस इज अवर फील्ड कॉम्पेक्शन कर्व। तो मेरे पास इसके पास नंबर ऑफ पॉइंट होंगे, तो मेरे पास इस कर्व के ऊपर नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। एक बार ये फील्ड कॉम्पेक्शन कर्व बन गई, आप क्या निकाल सकते हो, एक बार ये फील्ड कॉम्पेक्शन कर्व बन गई, आप क्या निकाल सकते हो कि जो वाटर कंटेंट आपने मिला रखा है उसके करस्पॉन्डिंग आपको रिक्वायर्ड ड्राई डेंसिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो वंस दिस कॉम्पेक्शन कर्व इज ड्रॉन, तो एक बार ये कॉम्पेक्शन कर्व बन गई, तो आप ये एनालाइज कर सकते हो कि आपको जितनी भी ड्राई डेंसिटी चाहिए थी फील्ड में कॉम्पेक्शन के टाइम पे, क्या वो अचीव हुई है या नहीं हुई है। तो फील्ड कॉम्पेक्शन कंट्रोल के अंदर
हमें वाटर कंटेंट भी निकालना पड़ता है, हमें बल्क डेंसिटी भी निकालनी पड़ती है। बल्क डेंसिटी निकालने के लिए हम कोर कटर मेथड या सैंड रिप्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं। वाटर कंटेंट निकालने के लिए हम प्रॉक्टर नीडल मेथड यूज करते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बाइड मेथड से भी फास्ट मेथड है। करना क्या है आपको, बस कर्व ही तो रीड करनी है, क्योंकि इस मेथड के अंदर जितनी भी मेहनत थी वो तो हमने लैब में कर रही है ये कर्व बनाने के लिए। फील्ड में तो क्या करना है, बस हमें इस प्रॉक्टर नीडल को इंसर्ट करना है, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस नोट करनी है, और जैसे ही रेजिस्टेंस मिल गई इस कर्व की मदद से क्या आ जाएगा, वाटर कंटेंट निकल के आ जाएगा, विल गेट द वाटर कंटेंट। तो ये हमारा फील्ड कॉम्पेक्शन कंट्रोल हो गया, दिस इज आवर फील्ड कॉम्पेक्शन कंट्रोल। इसका मतलब हमें टेस्ट परफॉर्म करना आता है लैब में भी और फील्ड में भी। हमें कॉम्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिपोर्ट करना आता है इन टर्म्स ऑफ ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल। तो हम कॉम्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स को सॉइल की ड्राई डेंसिटी के टर्म में रिपोर्ट कर सकते हैं। एनी ऑफ द डाउट टू बी रेफर्ड फॉर एनीवन? Now, any of the point to be referred from this for anyone? क्लियर है पूरी कहानी? लास्ट में फिर से